देखिए, अगला चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूं ट्रायंगल, त्रिभुज। समांतर श्रेणी खत्म हो गया था, ठीक ना। आप लोग अच्छे से फिगर बना लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब ट्रायंगल में शुरू करने जा रहा हूं त्रिभुज। इसमें देखिए, आप लोग 9th में सर्वांगसम त्रिभुज पढ़े थे। 9th में सर्वांगसम त्रिभुज आपने पढ़ा था, और 10th में आप पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े थे आप, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल। अब दोनों को मैं कंपेयर करके आपको समझा रहा हूं कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है और समरूप त्रिभुज क्या होता है। देखिए, सर्वांगसम इसके नाम से क्लियर है, सर्व अंग समान। सर्वांग माने सर्व अंग समान, सभी अंग समान। दो त्रिभुज ऐसे हों जिनके सभी अंग समान हो। अंग से तात्पर्य है भुजाओं से और कोणों से। जैसे दो त्रिभुज आप बनाइए, दो त्रिभुज आप बनाए, तो इसमें का ये कोण और ये कोण बराबर हो, ये कोण और ये कोण बराबर हो, ये कोण और ये कोण बराबर हो, मतलब तीनों कोण बराबर हो और तीनों भुजाएं भी बराबर हो। तीनों भुजाएं का मतलब ये है कि ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये, और ये भुजा बराबर ये। तो दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हो और तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज की, सर्वांगसम बहुभुज की एक खासियत है कि अगर उनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया जाए तो बिल्कुल दूर से एक ही दिखाई पड़ेंगे, दो नहीं दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल समान, सर्व अंग समान, सर्वांगसम। इसके बारे में हम 9th पढ़ चुके हैं। अब समरूप पे आइए, जो मुझे कक्षा 10th में पढ़ाना है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि सिमिलर ट्रायंगल, रूप समान हो, आकार समान हो या ना हो, लेकिन रूप समान हो। उसका जो रूप है, जो शेप है, वो समान हो। जैसे देखिए, एक छोटा समबाहु त्रिभुज आप लीजिए और एक बड़ा समबाहु त्रिभुज लीजिए, तो देखिए एंगल इसका समान है, 60 ये भी 60 ये भी होगा, 60 ये भी 60 ये भी, और 60 ये 60 ये। तो तीनों कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं बराबर नहीं, उनका अनुपात बराबर हो। जैसे मान लीजिए 3 है, ये आपका 8 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 8 है। समबाहु त्रिभुज की बात मैं कर रहा हूं, तो 3/8, 3/8, 3/8 समान अनुपात इनका है। ऐसा नहीं समबाहु त्रिभुज हो सकता है, दूसरा त्रिभुज हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है, ये 80 है, ये 40 है, ये 60 है। एक छोटा त्रिभुज लीजिए जिसमें ये 80 है, ये 40 है, ये 60 है। कोण समान हो और भुजाएं मान लीजिए ये आपकी 5 है, ये 2 है, ये 3 है ना। 3 क्यों ले, मान लीजिए 10 है और ये आपका 4 है, ये 6 है, 6 ना लेकर के अनुपात हमें समान देखना है, तो मान लीजिए इसका 2.5 है, ये 1 है। तो देखिए इसमें भुजाएं असमान हैं, लेकिन उनका भुजाओं का अनुपात समान है, संगत भुजाओं का। 5/2 देखिए, 5/2, 10/4 और 2.5/1। देखिए ध्यान से, तीनों बराबर है और कोण इसका जो है बराबर है। तो समरूप त्रिभुज आप हेडिंग डालेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे, समरूप त्रिभुज हेडिंग डालेंगे, तो इसकी परिभाषा पहले लिखिए। आप समरूप त्रिभुज समझ गए। समरूप त्रिभुज का मतलब यही होता है कि छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन देखने में एक जैसा लगेगा। जैसे नहीं, कोई चीज, बड़ा सा मकान है, वास्तविक मकान बहुत बड़ा है
उसका छोटा नक्शा कोई बना ले और मेज पे रख दे, तो दोनों समरूप हैं, एक रूप के हैं, आकार अलग है लेकिन रूप समान है। छोटा बड़ा हो सकता है, बड़ा मान लीजिए पिता है, उसका लड़का छोटा है, तो कहते नहीं पिता पर एकदम बच्चा पड़ा हुआ है। तो दोनों का शकल सूरत देखने में एक जैसा लगता है लेकिन लंबाई चौड़ाई सब अलग है। तो सिमिलर ट्रायंगल जो होता है उसमें कोण बराबर होते हैं और भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। भुजाएं बराबर नहीं होंगी बल्कि अनुपात बराबर होगा। बराबर भी हो जाएगा भुजाएं तो अनुपात तो बराबर होगा ही। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भुजाएं बराबर होंगी, हम ये कहेंगे कि अनुपात बराबर होगा। ठीक है, परिभाषा इसकी लिखिए, समरूप त्रिभुज हेडिंग डाल लीजिएगा और इसकी परिभाषा लिखिएगा। ये आपका अब ये कोर्स में है, सर्वांग तो 9th में था लेकिन समरूप त्रिभुज ये आपका कोर्स में है। दो त्रिभुज, इसको फेयर पे लिखना है, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि पहला उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो, संगत कोण का मतलब समझ लीजिएगा, जहां का कोण आप एक त्रिभुज में दिखाएंगे वहीं का कोण दूसरे त्रिभुज में भी होना चाहिए। संगत कोण का मतलब ये होगा उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, समान अनुपात में हो, समानुपाती हो, अनुपात समान हो। ये परिभाषा है, एग्जाम में अगर आती है समरूप त्रिभुज की परिभाषा लिखिए तो आप यही लिखिएगा, दो त्रिभुज समरूप तब कहलाते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। उसको चित्र से आप समझ लीजिए, चित्र भी बनाए, एग्जाम में जब परिभाषा पूछेगा ना तो चित्र भी आप देंगे निश्चित रूप से। देखिए ये आपका एबीसी त्रिभुज है, ये त्रिभुज पीक्यूआर है। इसमें कोण ए बराबर कोण बी, संगत का मतलब यही हुआ कि जैसे यहां का कोण है तो उसी स्थान पर ये पड़े, तो आप कहेंगे चूंकि कोण ए बराबर कोण पी, ठीक, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, और क्या कहेंगे संगत भुजाओं का ए बी बटे पी क्यू तथा ए बी बटा पी क्यू बराबर बीसी बटा क्यू आर। संगत का मतलब समझ लीजिए, जिस स्थान पर ये भुजा है उसी स्थान की भुजा बराबर बीसी बटा क्यू आर हो गया ना, एसी बटा पी आर। ये इतना हो, तीनों कोण आपस में बराबर हो और ये भुजाएं आपस में बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे, तब कहेंगे त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप, समरूप का चिन्ह देखिए ये है, त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मतलब क्या निकला, आप समरूप त्रिभुज का फिर से एक बार दोबारा सुन लीजिए। दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो, ये, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात AC अपान PQ, BC अपान QR, AC अपान PR आपस में बराबर हो। ये दोनों चीजें एक साथ होंगी, कोणों में ये बात और भुजाओं में ये बात एक साथ होंगी, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। समरूप का चिन्ह ये है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.1, इसको नोट कर लेना है। प्रश्नावली 6.1,
एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो मैं इसको समझा के बताऊंगा। पहला देखिए, सभी वृत्त खाली जगह दिया है, होते हैं सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो सर्वांगसम तो नहीं होते हैं, कोई छोटा वृत्त होता है, कोई बड़ा वृत्त होता है। देखिए, कोई छोटा वृत्त है, कोई बड़ा वृत्त है, कोई बहुत बड़ा वृत्त है, सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम में तो बिल्कुल समान होना चाहिए। तो ये समरूप है, सबको आप वृत्त ही तो कहेंगे। तो क्या है? समरूप है, समरूप भरा जाएगा। दूसरा देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कहा है कि सभी वर्ग, तो सभी वर्ग वही बात यहां भी आ गई, यहां भी समरूप भरा जाएगा। क्योंकि वर्ग देखिए, छोटा भी आप बना सकते हैं वर्ग, और बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, है कि नहीं? तो इसका देखिए आकार नहीं समान है, रूप समान है। जिसमें रूप समान हो, आकार भले ही भिन्न हो, वो समरूप होता है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप भरा जाएगा यहां पर। थर्ड, सभी खाली छोड़ दिया है, त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु भरा जाएगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सही बात है। कोई भी समबाहु, आप 100 समबाहु त्रिभुज बना डालिए, तो देखिए 100 में क्या होगा? कोण तो 60-60 अंश होगा, तो कोण समान होगा और भुजाओं में अनुपात समान होगा। तो यहां भी भरा जाएगा, यहां समबाहु त्रिभुज भरा जाएगा। थर्ड में होगा समबाहु। फोर्थ में लिखा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दिया है, दो बहुभुज समरूप होते हैं। पहला, यदि उनके संगत कोण समान, पहले में समान भरा जाएगा। ये तो परिभाषा पता है, ये पहले में समान भरा जाएगा। और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, आगे क्या भरा जाएगा? समानुपाती। कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन लग गया, इसको नोट कर लीजिएगा। तो पहला चैप्टर इनका थोड़ा परिचयात्मक है, जिन बच्चों को समरूप समझ में आ जाएगा वो इसको कर ले जाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दूसरे का पहला, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने हैं। समरूप आकृतियां, इसका दो उदाहरण देना है। ठीक है, उदाहरण नंबर 1, समरूप आकृतियां। देखिए, अभी आपने वृत्त की बात की, सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त सर्वांक्षम नहीं होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप का उदाहरण देना है, होते हैं। उदाहरण नंबर 2, इसका दो उदाहरण है। सभी वर्ग या सभी समबाहु त्रिभुज, कोई भी दे सकते हैं, दो ही देना है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये सब फेयर भी अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए देखिए, दूसरे का दूसरा लिखे हैं, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, इसका दो उदाहरण देना है। समरूप नहीं है। देखिए उदाहरण नंबर 1 इसका, ऐसी आकृतियां, त्रिभुज, सभी त्रिभुज तथा चतुर्भुज
समरूप नहीं होते हैं, समरूप नहीं होते हैं। सर्वांक्षण की बात कुछ नहीं किया है, आप वो सब मत सोचिएगा, समरूप खाली नहीं होते हैं बताना है। तो त्रिभुज और चतुर्भुज कहां समरूप होंगे? उदाहरण नंबर 2, वृत्त और वर्ग ले लीजिए। वृत्त तथा वर्ग समरूप नहीं होते हैं। वृत्त गोल होता है, समरूप चतुर्भुज होता है, तो कहां समरूप होंगे? समरूप नहीं होते हैं। ठीक, ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पर। तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा याद हो गई है ना? दो त्रिभुज समरूप तब कहलाते हैं जब उन दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। बस ये परिभाषा याद रखिएगा हमेशा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज समरूप है या नहीं। देखिए त्रिभुज बनाइए, चतुर्भुज बनाए हैं, ऐसे चतुर्भुज बनाए हैं एक, और एक वर्ग बनाए हैं। ये 1.5 सब दे रहे हैं, 1.5, 1.5, 1.5, ये 3 दे रहे हैं। कह रहे हैं बताइए दोनों चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। इसका नाम PQRS है और इसका नाम ABCD है। चलिए ये 90 डिग्री दे रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं बताइए। समरूप के लिए क्या जरूरी होता है? दोनों चतुर्भुज, देखिए त्रिभुज की खाली बात नहीं हो रही है, हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं, समरूप त्रिभुज पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुभुज की बात आप अगर दिमाग में रखें तो ज्यादा अच्छा है। बहुभुज माने भुजाओं की संख्या 3 से ज्यादा भी आप ले सकते हैं। चतुर्भुज हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा, खंडभुज हो जाएगा, अष्टभुज हो जाएगा, चाहे जितने भुजाकार है, समरूप सब पे लागू होता है। तो समरूप के लिए यही नियम है कि संगत कोण बराबर हो और जितनी भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर हो। तो देखिए ये चतुर्भुज है, यहां पे ये कोण 90 नहीं है, ये कोण 90 नहीं है और ये 90, तो कोण जो है ये फेल कर जा रहा है, कोण समान नहीं है, तो सीधे समरूप नहीं है। समरूप के लिए तो कोण समान होना चाहिए ना। तो यहां पे आप कहेंगे क्योंकि कोण A इज नॉट इक्वल टू कोण P, कोण A इज 90, देखिए कोण A इज 90 है क्योंकि, बट कोण P इज नॉट इक्वल टू 90, कोण P 90 नहीं है, A 90 है, तो बराबर नहीं है, इसलिए कोण A इज नॉट इक्वल टू कोण P। ऐसे चारों है, एक ही आप बता दिए तो आप कह देंगे। अब भुजाओं में चाहे जो बात हो, भुजाओं का अनुपात बराबर हो, सब कुछ हो, लेकिन पहले ही फेल हो गई बात, तो दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। लिख देंगे अतः चतुर्भुज PQRS है ना, समरूप, चतुर्भुज ABCD के समरूप नहीं है, ABCD के समरूप नहीं है। बस लिख दिए, हो गया। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो अब आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ ले चल रहा हूं। तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए आपको एक गणितज्ञ थे यूनान के, उनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। तो थेल्स ने समरूप त्रिभुज पर काम किया, समरूप त्रिभुज पर थेल्स ने बहुत अच्छा काम किया। तो आपको मैं अब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, यहां पर मैं थोड़ा परिचय दे दे रहा हूं। एक प्रमेय थेल्स ने बताया जिसका नाम है आधारभूत भूत से मतलब नहीं है बेसिक, इसका
इंग्लिश होता है बेसिक, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। ये जो थेल्स नाम पड़ा, ये थेल्स गणितज्ञ थे यूनान के। इन्होंने समरूप त्रिभुज पर एक प्रमेय बनाया जिसका बहुत जबरदस्त यूज होता है। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा परिचय में दे दूं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय इंपॉर्टेंट है। इसकी इंग्लिश होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। इसको हल्का सा मैं समझा दूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको विस्तार से सिद्ध करूंगा। थेल्स थ्योरम ये होता है, इसमें कहा यह जाता है कि अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, जैसे मान लीजिए हमने बीसी ले लिया, बीसी के समांतर एक रेखा खींचे, मान लीजिए यहां पे बीसी के समांतर एक रेखा खींचे ऐसे, इसका नाम डी रख दें। थेल्स ने जो बताया वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दीजिए, उस रेखा का नाम हमने डी रख दिया। तो जिस अनुपात में ये डी एबी को और एसी को काटेगा, जैसे एडी और डीबी अनुपात हो गया, इधर का एई और ईसी हो गया, तो वो अनुपात बराबर होगा। मतलब इनका ये कहना था कि डी समांतर अगर बीसी है, डी समांतर बीसी है, तब एडी बटा डीबी, मतलब उधर का अनुपात बराबर एई बटा ईसी, ये थ्योरम जो है थेल्स थ्योरम कहलाता है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहलाता है। इसमें ये दिया है कि डी समांतर बीसी, तो ये चीज सिद्ध करना होगा एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। दिस इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है? अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।